दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस केस पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस का केस चाहे वाइफ ने किसी भी सेक्शन में डाला, आज के समय पे आपको अधिकतर सुनने में यही मिलता है कि मेंटेनेंस तो आपको देना ही होगा, जो बहुत हद तक सच भी है। लेकिन इसके साथ एक और सच है कि यदि उसी केस को आप तरीके से लड़ते हैं, स्ट्रेटेजिकली लड़ते हैं, रणनीति से लड़ते हैं, तो उसी मेंटेनेंस को आप नाम मात्र का कर सकते हैं, यानी सामने वाले को लेने में भी परहेज होगा कि ये क्या मिल रहा है और क्या हम ले रहे हैं। अब ये कैसे करना है, ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है, यानी आप अपने केस को कैसे फाइट करते हैं। देखिए, जहां पर आपके अपने बिजनेस होते हैं वहां पे डील करना आसान होता है, क्योंकि वहां पे आपकी इनकम का प्रूफ केवल आईटीआर होता है और कुछ मामलों में आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते। जहां पर बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉई है, एक ऐसी कंपनी के अंतर्गत इंप्लॉई है जिसमें उसे सैलरी स्लिप अपनी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वहां पर मेन बात आ जाती है कि वहां पे आप चीजों को कैसे हैंडल करें। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी भूमिका आपके जो काउंसिल होते हैं उनकी इसमें होती है कि वो चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। एक मामले के अंतर्गत एक व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ थी और उस पर अभी हाल ही में जजमेंट आया है और वहां पर 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस कर दिया गया है, जबकि उसमें एक बच्चा भी था और वाइफ भी थी। और देखिए, हो सकता है आप में से ही कई सारे लोगों ने उस आर्ग्यूमेंट्स को भी कोर्ट में सुना होगा, क्योंकि जब वो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे उस समय पर बहुत से लोग मुझे मिले भी थे वहां पर कोर्ट में, जो उस समय पे वहां पे फिजिकली अपियर थे। तो देखिए, ऐसा कैसे होता है, वरना आपको पता है कि अगर 1 लाख रुपए सैलरी एक बच्चा है तो मिनिमम 30% यानी 30,000 रुपए पर मंथ कम से कम आपका बनना है। तो 10,000 रुपए कैसे बन गया? जाहिर सी बात है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को मैनेज किया गया होगा। मैनेज इन द सेंस कि बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हमने अपोजिट पार्टी के पकड़े उनकी पिटीशन के अंतर्गत ही, और उन टेक्निकल पॉइंट्स को जब हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा, फैमिली कोर्ट के सामने भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक उसकी क्रिमिनल रिवीजन फाइल थी वहां पर भी, तो दोनों ही जगह पे कोर्ट ने उन सब चीजों को कंसिडर किया और हम मेंटेनेंस के भार से बच गए। क्योंकि देखिए, 30,000 रुपए पर मंथ का मतलब होता है लगभग 3.5 लाख रुपए सालाना, और 10,000 का मतलब होता है लगभग 1,20,000 रुपए सालाना। तो कितना फर्क आ गया? 3 गुना का पूरा पूरा फर्क है। और आप सोचिए कि अगर 3.5 लाख रुपए और 2 साल का भी एरियर आपको देना पड़ जाए तो 7 लाख तो आपका केवल एरियर का बन जाता। तो आप किस हद तक सेफ हो गए? तो दोस्तों यही मेंटेनेंस केस में किया जा सकता है, जो हमेशा अपने वीडियोज में मैं आपको समझाता हूं कि पूरा फोकस इस बात पर लेकर के आ जाओ कि अपने मेंटेनेंस को कैसे कम करना है। लेकिन आप लोगों का फोकस किस बात पे होता है कि मेरी पत्नी ने कहा है इसके पास ज्वेलरी है, मेरे पास तो है नहीं, और साबित करने में लगे रहते हैं कि नहीं मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है। मेरी पत्नी ने कहा इसने मारा पीटा, मैंने तो मारा पीटा नहीं है, कहीं रिकॉर्डिंग दाखिल कर रहे हैं, कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग दाखिल कर रहे हैं। टू द पॉइंट बात करो ना। आप किन चीजों की बात कर रहे हो? वो सब आरोप जो उसने लगाए हैं अगर वो झूठे हैं तो क्या वो उसको साबित कर पाएगी? नहीं ना। पूरे ट्रायल के दौरान, पूरे विचारण के दौरान कोई भी प्रूफ ऑन रिकॉर्ड ऐसा नहीं आएगा जो कि उन चीजों को साबित कर सके। तो उन चीजों का मीनिंग क्या है? वो तो उसकी कही गई बातें, कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो अपनी पिटीशन में जो मर्जी लिख दे। कहीं ना कहीं आफ्टर ट्रायल आपका सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होगा कि उसने जितने भी आरोप मुझ पे और मेरे परिवार वालों पे लगाए, क्या उसमें से एक भी साबित है? क्या किसी एक आरोप के लिए भी उसने कोई साक्ष्य दाखिल किया है? बस वो सारे आरोप तो वहीं पे खारिज हो गए। और ना इन आरोपों से कोई फर्क पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है कि आपका मेंटेनेंस कितना बंधा। तो आपको फोकस किस बात पे करना चाहिए? इस बात पे कि मेंटेनेंस कैसे कम से कम बने। और आप फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? बिना मतलब की बातों पर, फालतू की बातों पर। 90% लोग उन चीजों को साबित करने में लगे रहते हैं जिनका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। और इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली नुकसान उठाओगे और फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। सब चीज साबित कर दिए आपने, सब कुछ सारे एविडेंस दाखिल कर दिए, लेकिन मेंटेनेंस बन गया हाई फाई। फिर क्या करोगे? केस तो मेंटेनेंस का है, केस तो फाइनेंशियल पोजीशंस पर लड़ा जा रहा है कि दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, दोनों की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, दोनों की लायबिलिटीज कितनी है। आप उस पर फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। और जब आप दिमाग लगाओगे, जब आप प्रॉपर रणनीति बनाओगे तो कुछ भी करना पॉसिबल है। लेकिन पहले दिन से सारे स्टेप सही होने चाहिए। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जो बाद में हमारे पास आए, मतलब इंटरिम लग गया, उसके बाद क्लाइंट ने हमको अप्रोच किया, लेकिन तब तक ऑलरेडी रिप्लाई फाइल हो चुका होता है, रजनेश नेहा का एफिडेविट फाइल हो चुका होता है। तो कितना उसमें किया जा सकता है? जो करने वाली स्टेज थी हम रिप्लाई में करते या एफिडेविट में करते, वो स्टेज तो निकल ही गई, लेकिन उसके बाद भी कई बार हम मामलों को उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मामला मेरे पास था, उसमें जो लड़का था वो अपनी तरफ से किसी वकील साहब को दूसरी सिटी से लेकर के हमारी सिटी में आता था। आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू सम रीजंस, उसको कंफर्टेबल नहीं हो पाया और उसने बोला सर आप इस मामले को आगे करेंगे, लेकिन तब तक ऑलरेडी रिप्लाई फाइल हो चुका था। और जब हम आए तो इंट्री मेंटेनेंस पे बहस होनी थी, तो कोर्ट ने हमारी बात सुनी नहीं। कोर्ट ने कहा जी ऐसा है तो इंट्री में बंदे के बांध दिया। और जब हमने ये बताया कि भाई इसमें इंट्रीम नहीं बन सकता क्योंकि हमारी ये लीगल वाइफ ही नहीं है, तो कोर्ट ने कहा अपने रिप्लाई में आपने कहीं लिखा था, और रिप्लाई फाइल किया था पहले वाले काउंसिल ने, उन्होंने उस चीज को मेंशन नहीं किया था।
तो इंटरिम बिना सुने बन गया। अब अगर वहां पे ये चीजें मेंशन होती, जो प्रूफ हमारे पास थे उसके रिगार्डिंग हमने उसमें चीजें लिखी होती, स्ट्रेटेजिकल रिप्लाई होता, तो क्या हमारा इंटरिम मेंटेनेंस बनता? शायद नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत कंक्रीट प्रूफ था कि वो हमारी वाइफ ही नहीं है। लेकिन हमारी खुद की मिस्टेक की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और जो पहले की उनकी स्ट्रेटेजी थी, उनका पूरा फोकस था लड़की की एडल्ट्री को साबित करने में। अरे भैया, आपके पास एक प्रूफ है कि वो आपकी लीगल वाइफ नहीं है, तो आपका फोकस कहां होना चाहिए था? देखिए, पहले जो लड़के का वर्जन था उसके रिप्लाई में, उसमें पूरा फोकस उसका किस पे था कि लड़की की एडल्ट्री को साबित कर रहा था। कहीं उसके फोटो लगा रहा है, कहीं उसकी लोकेशन लगा रहा है, कहीं उसके गाड़ी के नंबर लगा रहा है। कोई मीनिंग है इन चीजों का? और आपको पता है एडल्ट्री को कितना कोर्ट मानेगा? जब आपके पास एक कंक्रीट चीज है, जब आप ये साबित कर सकते हैं मेरी लीगल वाइफ ही नहीं, आप फोकस उस पर नहीं रख रहे, आप फोकस अदर चीजों पर रख रहे हैं, इंटरिम लग गया। लेकिन एनी हाउ, क्योंकि रिप्लाई में भी हमारी वो चीज नहीं आई थी, एफिडेविट में भी वो चीज नहीं आई थी, इंटरिम भी लग चुका था, उसके बाद भी हमने उन लोगों के विटनेस और उस लड़की की क्रॉस में वो सारी चीजें निकाली, जिससे साबित होता है कि वो हमारी लीगल वाइफ नहीं है। फिलहाल वो मामला भी आर्ग्यूमेंट पे, आने वाली डेट पर उस पर आर्ग्यूमेंट होगा। उस आर्ग्यूमेंट पे हमने बाकी चीजों को पकड़ना ही नहीं, बाकी आरोपों की बात ही नहीं करनी। हमने तो सीधी एक बात करनी है, ये लड़की हमसे मेंटेनेंस मांग रही, जब ये हमारी वाइफ नहीं है तो मेंटेनेंस किस बात का? और जितना मेंटेनेंस आज तक हम दे चुके हैं एज ए इंटरिम मेंटेनेंस, वो हमें वापस दिलाया जाए। बस इतना ही हमको करना है, हमारी बात खत्म हो गई। अब बजाय इसके इतने सारे कागज दिए थे उस लड़के ने मुझे, सारे कोर्ट में लगा, लेकिन इतने सारे कागज में से मैंने मुश्किल से चुनिंदा कागज वहां पे लगाए जो ये साबित करते थे कि मेरी वाइफ नहीं है। तो आप केस को कैसे लड़ते हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या रिलीफ मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने सारे दृष्टांतों से आप चीजों को समझ गए होंगे। एक्चुअली लोअर कोर्ट में पार्टीज का रिस्ट्रिक्शंस होता है कि उनके नाम उजागर ना किया जाए, उनके जजमेंट उजागर ना किया जाए। इससे थोड़ा प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए हम यहाँ पर नाम और उनके जजमेंट्स वगैरह नहीं बताते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको बताई जा रही है, आप में से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ऑलरेडी कोर्ट में देख चुके हैं। जो देहरादून शहर से कई बार डेट्स पे देहरादून आते हैं, तो बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे कोर्ट्स में मिलते हैं जो उन आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद बात करने मिलने भी आते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ बता रहा हूँ ये सारी कोर्ट के अंदर की प्रोसेस हैं जो होती हैं, और इन्हीं के आधार पर अगर आप चलोगे तो आपको फायदा मिलेगा, न्याय मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।